हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। दिस इज द 9th लेक्चर। ये हमारा 9th लेक्चर है ऑफ 1000 MCQ सीरीज ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपने जो लास्ट के 8 पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये कैसे लगे वो भी बताइएगा, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि इज दिस एमसीक्यूज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। ओके। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आने वाले टाइम में उन टॉपिक्स को कवर कर लूं। खैर, कवर तो करना ही है, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। बस एक्चुअली पूरा मसला जो है ना वो टाइम का है, क्योंकि मैंने बताया था आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन वन कॉलेज, तो वहां पर भी क्लासेस लेती हूँ, ये वीडियोस भी बनाती हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ, प्लस कुछ दूसरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो बस इसीलिए अभी वो टॉपिक नहीं कवर हो पाए हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है बट उम्मीद है कि जल्दी मैं वो टॉपिक भी कवर कर लूंगी। ओके, चलिए आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इस पे मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, राइट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। शेयर्स ऑन विच कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल एज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ऑप्शन क्या क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंपनी है, उसने जो भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसकी जो इंटायर फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो इंटायर नॉमिनल वैल्यू है वो अभी नहीं कॉल की है, लिखा है ना नॉट कॉल्ड, वो अभी नहीं कॉल की है, ठीक है। कंपनी जो भी शेयर की जो इंटायर नॉमिनल वैल्यू, जैसे 10 रुपए का शेयर है, इसकी फेस वैल्यू है, तो अभी पूरे 10 रुपए नहीं कॉल किए हैं, शायद 8 रुपए ही कॉल किए हैं, अभी 2 रुपए नहीं कॉल किए हैं, ठीक है। कुछ वैसा केस है कि कंपनी ने जो पूरी फेस वैल्यू है वो अभी नहीं कॉल की है। तो ये जो शेयर कैपिटल है, इसको जब हम नोट टू अकाउंट में शो करते हैं तो उसके अंदर में हम सब्सक्राइब कैपिटल शो करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर में हम इस ऐसे शेयर कैपिटल को, ऐसे शेयर्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में डालेंगे कि सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में डालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो वर्ड है ना सब्सक्राइब कैपिटल, ये है यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअली में शेयर होल्डर या नॉर्मल पब्लिक ने जो शेयर खरीदे वो क्या होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब किए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, मैं इनिशियल लिख रही हूं, पहला क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ठीक है। पहला क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, यानी वो शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब हुए हैं और उनका पूरा पैसा, पूरी जो फुल अमाउंट है वो रिसीव हो गया, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर फेस वैल्यू एंड ऑल्सो कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड। कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया है और पूरा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया है, तो वो क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड।
ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दूसरा क्या है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, नाम से ही खैर समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में दो चीजें आती हैं। ये जो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड है, इसमें दो चीजें फर्दर आती हैं। क्या क्या, पहला क्या है, कंपनी ने इंटायर अमाउंट कॉल किया है। पहला केस क्या हो सकता है कि कंपनी ने इंटायर अमाउंट कॉल किया है, इंटायर फेस वैल्यू का जो अमाउंट है वो कॉल किया है, लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। शायद 1000 शेयर पे या 100 शेयर का जो पैसा है वो अभी नहीं रिसीव हुआ है। एक ये केस बन सकता है, या दूसरा केस ये बन सकता है कि कंपनी ने अभी इंटायर अमाउंट कॉल ही नहीं किया है, जो हमारा इस क्वेश्चन में है। ठीक है, कि कंपनी ने अभी इंटायर अमाउंट पूरे 10 रुपए, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो पूरे अभी 10 रुपए नहीं कॉल किए हैं, कंपनी ने शायद अभी 8 रुपए ही केवल कॉल किए हैं। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड मतलब कि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया, पूरा पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड यानी इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया लेकिन पूरा पैसा मिला नहीं। दूसरा केस कि कंपनी ने अभी पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। तो यहाँ पे कौन सा केस है कि कंपनी ने अभी पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया है, तो हम उसको शो करेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू, वो शेयर जिसका पैसा कंपनी ने पूरा इंटायर नॉमिनल वैल्यू यानी इंटायर फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल कर ली है यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट, यानी कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया है और कंपनी को पूरा पैसा रिसीव भी हो गया है। तो ऐसे शेयर कैपिटल को जब हम नोट टू अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल के अंडर में जब सब्सक्राइब कैपिटल शो करते हैं, तो हम इस सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर में क्या शो करेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड या सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, या नन ऑफ द अबव या एनी ऑफ द अबव। तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि कंपनी ने अगर पूरा पैसा कॉल किया है और कंपनी को पूरा पैसा रिसीव हो गया है, देन इट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हो गए, पूरे शेयर बिक गए और वो फुल्ली पेड यानी पूरा पैसा रिसीव भी हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, कुछ शेयर्स हैं जिन पे कंपनी ने पूरा जो फेस वैल्यू है वो कॉल की है, बट नॉट रिसीव्ड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 500 शेयर। लेकिन फाइनल कॉल है, 2 रुपए की फाइनल कॉल है। ठीक है, शायद 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, जिसमें 8 रुपए तो आ गए, लेकिन 2 रुपए की कंपनी की फाइनल कॉल थी। ठीक है, वो जब कंपनी ने कॉल किया तो 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं ऑन विच फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव। ठीक है, फाइनल कॉल बाकी शेयर्स पे तो रिसीव हो गई, लेकिन ये जो 500 शेयर्स थे इन पे फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई। तो बताइए, नोट टू अकाउंट में जब हम शेयर कैपिटल शो करेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल के हेड में हम ये जो शेयर्स है जिन पे पैसा नहीं रिसीव हुआ, ये जो 500 शेयर्स हैं जिन पे 2 रुपए की फाइनल कॉल थी, ये नहीं रिसीव हुई, इसको हम कैसे शो करेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड की सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, बताइए। तो अभी बताया था शेयर्स का पैसा कॉल किया गया लेकिन नहीं रिसीव हुआ, 500 शेयर पे 2 रुपए रिसीव होने थे जो नहीं रिसीव हुए, तो ये क्या होंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, अब वैसे पता है ये जो शेयर कैपिटल एंड कंपनी अकाउंट, इस पे अगर आपको डिटेल देखनी है ना, तो मैंने बहुत डिटेल में इन सारे ही टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। 7 से 8 लेक्चर्स में मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, सारी चीजें, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस जर्नल एंट्री, सारी चीजें कवर की हैं। मेरे चैनल पे हैं वो वीडियोस, ठीक है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं अगर इसमें आपको और डिटेल में देखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, एंड कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, और पूरा पैसा भी कॉल किया। कंपनी को रिसीव भी हो गया पूरा पैसा, लेकिन कॉल मेड, जो पूरी कॉल कंपनी ने की वो पूरा पैसा भी रिसीव हो गया, लेकिन एक फाइनल कॉल थी। ठीक है, 3 रुपए की कंपनी ने फाइनल कॉल की थी। ठीक है, पर उसमें जो 1000 शेयर का पैसा है ना वो नहीं रिसीव हुआ। लिखा है ना, इट हैज रिसीव्ड द कॉल्स,
कंपनी को कॉल रिसीव हो गई एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जो थी 3 रुपए की, वो 1000 शेयर पे नहीं रिसीव हुई, बाकी पैसा रिसीव हो गया। तो आप सब्सक्राइब कैपिटल को कैसे शो करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, पूरा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन 1000 शेयर पे 1000 शेयर पे जो फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, वो नहीं रिसीव हुई। तो सब्सक्राइब कैपिटल को हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड तो है, ठीक है, ठीक है, बट क्या केवल यही लिख देंगे? नहीं, इसकी डिटेलिंग लिखनी है ना। अगला क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड तो है ही नहीं, 1000 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले तो फुल्ली पेड तो है ही नहीं। ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी देखते हैं, कैन बी शोन एज बी एंड सी। बी भी शो कर सकते हैं, सी भी शो कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी कह रहा है, अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, अच्छा वैसे हमें ये देख के तो समझ में आ गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी डी होगा नहीं तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हमें आंसर तो मिल गया है। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि आया कैसे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसके दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड यानी इसमें हम शो करते हैं वो शेयर जिनका पूरा पैसा आ गया है। ठीक है, तो 1 लाख शेयर थे, कहाँ गई मेरी पेन, हाँ, 1 लाख शेयर थे जिसपे 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, बाकी पूरा आ गया, यानी 99,000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपए जो आने थे वो पूरे के पूरे आ गए। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में क्या शो करेंगे, 99,000 शेयर, 10 रुपए एक शेयर के, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9,90,000। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9,90,000। ठीक है, फिर आ जाइए सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, यानी सब्सक्राइब तो हुए लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं आया। ठीक है, अब इसमें हम कैसे शो करेंगे, देखिए 1000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपए आने थे। ठीक है, तो 1000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपीज आने थे, तो जरा मल्टीप्लाई करिए, यानी 10,000 रुपीज आने थे। लेकिन कॉल इन एरियर कितना हो गया, इसमें से आप कॉल इन एरियर माइनस करेंगे। कॉल इन एरियर क्या होता है, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ। तो 3 रुपए 1000 शेयर पे नहीं रिसीव हुआ ना, तो यानी मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 1000, तो 3000 आया। ठीक है, यानी कितना अमाउंट रिसीव हुआ, आना था 10,000। ठीक है, जो 1000 शेयर पे 10 रुपए कॉल किए गए थे। ठीक है, 10,000 आना था लेकिन 3000 नहीं आ पाया, तो आया कितना, 7,000, माइनस कर देंगे, आ जाएगा 7,000। ठीक है, तो यानी सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यानी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ, 9,97,000। इस तरीके से सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर में शो किया जाएगा, दो कैटेगरी में डिवाइड करके, ताकि डिटेल पता रहे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में कितना पैसा आ गया, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में कितना पैसा नहीं आ पाया, 3000 रुपए नहीं आ पाए, ये इसमें शो करेंगे, तो आपका आ जाएगा टोटल सब्सक्राइब कैपिटल। तो 9,97,000 अमाउंट आ गया, 3000 रुपए नहीं आए। ठीक है, इस तरीके से शो किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर ऑफ इशू। वो डिबेंचर जो रिडीमेबल होते हैं आफ्टर 10 ईयर ऑफ इशू, इशू करने के 10 साल बाद उन्हें रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिबेंचर को कैसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, इसको शो किया जाता है एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। कैसे शो करेंगे, तो ये जो डिबेंचर्स है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करते हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, लंबे समय के लिए पैसा बोरो किया है ना, 10 साल बाद ये डिबेंचर रिडीम होंगे, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, डिबेंचर हुआ, ठीक है, बॉन्ड हुआ, टर्म लोन हुआ, लंबे समय के लिए जो टर्म लोन लिया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सब किस में जाता है, वो सब जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, आउट ऑफ 10,000 10% डिवेंचर आर redeemable within the 12 month of the date of balance sheet, then they will be shown in the current liability under short term borrowing, trade payable,
शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या है कि टोटल डिवेंचर है 10,000 के, ठीक है, 10,000 टोटल डिवेंचर है और ये 10% वाले डिवेंचर हैं। ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, डिवेंचर के आगे ऐसे परसेंट जो लिखा होता है ना, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल 10,000 डिवेंचर हैं 10% वाले। ठीक है, उसमें से इन 10,000 डिवेंचर्स में से 1,000 जो डिवेंचर हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, टोटल डिवेंचर है 10,000। ठीक है, इसमें से जो 1,000 जो डिवेंचर हैं दैट इज रिडीमेबल, वो रिडीमेबल है, उन्हें रिडीम किया जा सकता है विद इन द 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस मतलब वो 12 महीने के अंदर रिडीम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवेंचर को, वैसे डिवेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इन 10,000 डिवेंचर में से 1,000 डिवेंचर ऐसे हैं जो 12 महीने डेट ऑफ बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर रिडीम होंगे। तो ऐसे डिवेंचर को करंट लायबिलिटी में किस तरीके से शो किया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको करंट लायबिलिटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। जो करंट लायबिलिटी होती है ना, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये सी लिखा हुआ है। ये जो करंट लायबिलिटी होती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि करंट लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है, ठीक है, उसके 12 महीने के अंदर ये करंट लायबिलिटी सेटल की जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि करंट लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, यानी करंट लायबिलिटी जो होती है कंपनीज की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल भी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। तो करंट लायबिलिटी जो कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसमें सेटल की जाती है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। तीसरी करंट लायबिलिटी के बारे में कंडीशन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वो क्या है कि करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं विच इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, यानी करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी होल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेड करने के पर्पज से जिन लायबिलिटी को होल्ड करे। ठीक है, ट्रेड करना मतलब बाय सेल करने के पर्पज से जिन लायबिलिटी को होल्ड करे उन्हें करंट लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कंपनी ने 1,00,000 डिवेंचर थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं कंपनी के, ये एल के लिखा है। ठीक है, सपोज करिए कंपनी के 1,00,000 डिवेंचर थे। अब इस 1,00,000 डिवेंचर में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ये जो 10,000 डिवेंचर है ना, ये हम परचेज और सेल करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी है। तो ये जो 10,000 डिवेंचर हैं जो कंपनी ने बाय सेल करने के पर्पज से, ट्रेड करने के पर्पज से, और जो 12 महीने के अंदर बाय सेल कंपनी करती रहेगी, तो ये जो 10,000 डिवेंचर है ना, दैट विल बी करंट लायबिलिटी, वो कंपनी की क्या होंगी? करंट लायबिलिटी। ठीक है, और 1,00,000 में से 10,000 तो वो हो गई, तो बची हुई जो 90,000 जो डिवेंचर हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ये बात समझ में आई? अगर कंपनी के टोटल डिवेंचर 1,00,000 के हैं, ठीक है, और कंपनी ने उसमें से 10,000 जो डिवेंचर हैं वो इस पर्पज से उसका पर्पज ये है कि कंपनी उसको क्या करेगी? बाय सेल करेगी, ट्रेड करेगी, तो ये क्या हो जाएंगे? करंट लायबिलिटी। और जो बचे हुए जो 90,000 डिवेंचर हैं दैट वुड बी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि अगर 10,000 डिवेंचर में से 1,000 डिवेंचर 12 महीने के अंदर रिडीम होते हैं तो वो क्या होंगे? वो होंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वैसे आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है, लायबिलिटी साइड जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो हम किस हेड में शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, नन ऑफ द अबव एंड शेयर कैपिटल, ये चार ऑप्शन है। तो हम जानते हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है, इट्स अ रिजर्व, ये रिजर्व है, तो इसको हम किस हेड में शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। वैसे जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसमें वैसे क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो हम जानते हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करे और वो अगर प्रीमियम पे इशू करती है, ठीक है, प्रीमियम, कंपनी अगर शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए पे इशू किया। ठीक है,
₹10 का शेयर है, फेस वैल्यू ₹10 है, कंपनी ने ₹15 पे इशू किया उसको। तो ये जो ₹5 का प्रीमियम है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में शो करते हैं, ठीक है। और कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें बताया गया है कि रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है। ये सारी चीजें किस हेड में रिकॉर्ड की जाती हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। और ये कहाँ बताया गया है? कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिकेट द आइटम विच अपीयर एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा आइटम है जिसे शो किया जाता है एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में जिसे शो किया जाता है वो कौन सा आइटम है? प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये प्रोविजन क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रोविजन का और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म सबसे पहले तो बताती हूँ प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन क्या होता है? दिस इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है जो सेट असाइड किया जाता है टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटी। आगे जो फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटीज हैं उनको मीट करने के लिए कुछ अमाउंट जो अलग किया जाता है, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन, ठीक है। और ये जो प्रोविजन होता है, द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट एस्टिमेटेड। ये जो प्रोविजन होता है इसका जो अमाउंट है वो आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज प्रोविजन। फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए जो अमाउंट अलग किया जाता है वो प्रोविजन है। अब ये जो प्रोविजन है दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन दो टाइप का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन पहले मैं बताती हूँ, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन जो आप उन लाइबिलिटीज के लिए बनाते हैं जो लाइबिलिटीज आपको 12 महीने के अंदर पे करनी है। शॉर्ट टर्म में एक साल के अंदर जो लाइबिलिटी पे करनी है उनको मीट करने के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। और 12 महीने के बाद, एक साल के बाद जो लाइबिलिटीज आ सकती हैं उनको मीट करने के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं वो क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब 12 महीने के अंदर या कह लीजिए कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटीज आ सकती हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मैं एकदम इनिशियली लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या आ सकता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये क्या है? ये वो लाइबिलिटी है। डाउटफुल डेप्ट क्या है? ये एक लाइबिलिटी है जो 12 महीने के अंदर में आ सकती है। तो इसके लिए जो प्रोविजन बनाते हैं वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, डिविडेंड के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, हर साल टैक्स पे करना है तो उसके लिए जो प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्योंकि ये प्रोविजन बनाए गए हैं उन लाइबिलिटीज के लिए जिन्हें 12 महीने के अंदर पे करना है, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अब जरा इन ऑप्शन को पढ़ के बताइए इसमें से क्या होगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा होगा आंसर। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो प्रोविजन है कौन सा? प्रपोज डिविडेंड का, दिस इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म है, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड किस पे दिया जाता है? ऑथराइज कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे, सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज पेड, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जरा ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में बता देती हूँ, फिर आप आंसर अपने आप कर लेंगे। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। वो मैक्सिमम पूंजी, देखिए वर्ड क्या है? ऑथराइज, ऑथराइज मतलब अथॉरिटी, अधिकार, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी रेज करती है मार्केट से, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। अगला क्या है? इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है, ठीक है, विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए,
खरीदने के लिए, दैट इज इशूड कैपिटल। जो कैपिटल कंपनी में ने मार्केट में इशू किया है, ठीक है, वो इशूड कैपिटल। अगला क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल, दैट इज पेड, यानी वो कैपिटल जो पब्लिक ने खरीद लिया और उसका पैसा भी दे दिया। तो जिन्होंने शेयर खरीद लिया उसका पैसा भी दे दिया, डिविडेंड तो उन्हीं को मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिवेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। जो डिवेंचर है उसको बैलेंस शीट में किस हेड में शो करते हैं? तो डिवेंचर इट्स अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है। डिवेंचर इज अ बोरोइंग, डिवेंचर क्या है, उधार है, कंपनी पब्लिक से पैसा उधार ले रही है, दैट इज बोरोइंग, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये जो शेयर और डिवेंचर होते हैं ना, शेयर एंड डिवेंचर, ये ऐसे दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू कंपनी कैन रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट। शेयर और डिवेंचर के थ्रू कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकती है, ठीक है। वैसे तो और भी इंस्ट्रूमेंट है, बट शेयर और डिवेंचर एक बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है। वैसे अगर आपको शेयर और डिवेंचर्स की थ्योरी, न्यूमेरिकल, जर्नल एंट्री, पूरी डिटेलिंग देखनी है तो मेरी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने शेयर्स और डिवेंचर बहुत डिटेल में कवर किया है, मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एज। गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, ठीक है, फिर उनको सेल किया गया, उससे जो रेवेन्यू आया उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहां शो करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, अदर इनकम में, नन में और एनी में, ठीक है। तो हम जानते हैं कंपनी अकाउंट 2013, कंपनी अकाउंट 2013 में बताया गया था, क्या बताया गया था, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इसका प्रॉपर फॉर्मेट बताया गया था, किसमें, कंपनी एक्ट 2013 में। वहां बताया गया था जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसमें सबसे पहला कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स का, देन नोट नंबर, देन फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे करके फॉर्मेट था। अब याद करिए इसमें सबसे पहला आइटम आप क्या रिकॉर्ड करते थे, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसमें सबसे पहला आइटम क्या होता था, सबसे पहला आइटम होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही था सबसे पहला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला आइटम था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये सबसे पहला आइटम था। आई होप आपको आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है। चलिए बता देती हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम से ही खैर समझ में आ रहा है, वो रेवेन्यू, वो इनकम जो कंपनी अर्न करती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल ऑपरेशन से, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, उससे जो कंपनी रेवेन्यू या इनकम अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसे कमाए, ठीक है, तो वो क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो वो फी चार्ज करके जो पैसा कमाए, ठीक है, वो क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है तो वो इंटरेस्ट से जो पैसा कमाए, डिविडेंड से जो पैसा कमाए, वो किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेन बिजनेस से जो पैसा कमाया, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो बताइए कंपनी है, उसने गुड्स बनाए और उसको बेचे, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो क्या होगा, इट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको पीएल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया, उससे जो रेवेन्यू आया वो क्या होगा? तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक इन ट्रेड बता देती हूँ कि स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है। स्टॉक वर्ड क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, यानी वो स्टॉक्स, वो गुड्स जो ट्रेड के पर्पज से बाय किए गए हैं, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड क्या है, वो स्टॉक, वो गुड्स जो ट्रेड के पर्पज से, यानी जो बाय सेल करने के पर्पज से बाय किए गए हैं, उन्हें कहा जाता है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सपोज करिए कंपनी ने कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग की, फिर उसको सेल किया, ठीक है, स्टॉक को बाय किया, उस पर कुछ प्रोसेसिंग की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और फिर उसको सेल किया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक खास बात है, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब खरीदा और बेचा, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कंपनी है, उसने पेपर खरीदा, ठीक है, और पेपर को बेच दिया,
पेपर खरीदा और पेपर को बेच दिया एज पेपर ही, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी ने पेपर खरीदा और उससे कॉपी बनाई, पेपर खरीदा और उससे कॉपी बनाई, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो फिर शो होगा एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू आता है स्टॉक इन ट्रेड से वो क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहती थी कुछ बच्चों को स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही थी, ठीक है। चलिए, वरना इसका आंसर करना तो बहुत आसान है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, यहाँ पे खास चीज है सेल ऑफ स्क्रैप। जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका जो भी स्क्रैप निकल रहा है उसको सेल करने से जो भी रेवेन्यू आता है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कैसे शो किया जाता है, ठीक है। तो एक बात बता दे रही हूँ कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनसे जो स्क्रैप मिलता है, इनको सेल करने से जो भी पैसा होगा, जो भी इनकम होगी, जो भी रेवेन्यू आएगा, वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी से है, तो इट विल बी शोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन प्रॉफिट लॉस एज। अब मैंने बताया था दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी, और एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। सवाल तो समझ में आ गया ना। एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट से कुछ इनकम हुई है, तो आप इसको प्रॉफिट लॉस में कैसे शो करेंगे। तो कंपनी दो टाइप की, एक फाइनेंशियल कंपनी और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल कंपनी का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, कोई ट्रेडिंग की कंपनी, वो सब नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो इनका जो इनकम इंटरेस्ट से आती है, इनकी जो इनकम डिविडेंड से आती है, वो जाती है अदर इनकम से, अदर इनकम में। क्यों, क्योंकि इनका मेन काम तो दूसरा है ना, इनका मेन काम है प्रोडक्ट बनाना, सर्विस देना, ठीक है। तो इनको जो इंटरेस्ट से या जो डिविडेंड से इनकम आती है वो जाती है अदर इनकम में। जबकि जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल कंपनी है, इनको अगर इनकम होती है इंटरेस्ट से और डिविडेंड से, तो वो मेन इनकम में जाता है, वो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। तो सवाल क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बोल रहा है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी ने इंटरेस्ट से जो इनकम कमाई वो किस में जाएगी। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आंसर होगा बी, वो अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन द प्रॉफिट लॉस एज। एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। तो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इसने अपने फिक्स एसेट को बेचा है, ठीक है। कुछ फिक्स एसेट रहे होंगे, कुछ मशीनरी रही होगी, ठीक है, कुछ प्लांट रहे होंगे, कुछ फिक्स एसेट थे, कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, कुछ फिक्स एसेट थे, उनको बेचा है, इससे प्रॉफिट हुआ है। तो इसको किस में शो करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कि अदर इनकम है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो मेन बिजनेस के अलावा दूसरी जो कोई भी अर्निंग हो, ठीक है, मेन बिजनेस के अलावा दूसरी जितनी अर्निंग हो, चाहे वो फिक्स एसेट को सेल करने से हो, चाहे इंटरेस्ट से अर्निंग हो, चाहे डिविडेंड से अर्निंग हो, ये सब किस में जाता है, ये सब जाता है अदर इनकम में, ठीक है। ये मेन बिजनेस तो नहीं है, फिक्स एसेट को बेच बेच के कमाना, ये मेन बिजनेस तो नहीं है। मेन बिजनेस तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा या सर्विस रेंडर करनी होगी, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, अदर इनकम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बाय फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल कंपनी, अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी अपने फिक्स एसेट बेच रही है तो जो प्रॉफिट है उस वो किस में आएगा, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी ये अदर इनकम है। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, इंटरेस्ट डिविडेंड से इनकम कमाना, ठीक है, लोन देना, ये सब मेन काम है ना। उनको उनका ये काम तो नहीं है कि फिक्स एसेट को बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो ये इनके लिए अदर इनकम है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आज के लेक्चर का ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। वैसे अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।